ओके, सो yesterday what we have seen is constructors and inheritance, ये टॉपिक चल रहा है. अब कंस्ट्रक्टर्स और इनहेरिटेंस का क्या रिलेशन है एक दूसरे से, इसको समझने के लिए हमने इनहेरिटेंस किया सबसे पहले, और इनहेरिटेंस करने के बाद व्हाट वी डिड वाज, कल का क्विक रिवीजन कर रहे हैं. ओके, इनहेरिटेंस करा, ये सुपर क्लास को सब क्लास में एक्सटेंड करवाया, और इसके बाद हमने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं टू वेरीफाई कि कैसे कंस्ट्रक्टर्स चल रहे हैं. सो व्हाट वी हैव सीन, हमने दोनों क्लासेस में, सुपर क्लास सब क्लास में, हमने कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बना दिया. ठीक है, बनाए सारे डिफॉल्ट ही, मतलब नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही बनाया, जीरो आर्गुमेंट वाला, पर हमने उसको यूजर डिफाइन कर दिया ताकि हम उसमें कुछ लिख सकें. क्यों लिखना था हमें? ताकि हमें पता चले कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है. ओके, सो हमने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैसेज लिखा सुपर क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैसेज लिखा सब क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड. एंड देन व्हाट वी डिड वाज, हम लोगों ने जैसे ऑब्जेक्ट बना के इसके बाद इस प्रोग्राम को अपने रन करा, कंपाइल रन करा, कोई एरर नहीं आई. सबसे पहले चला सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसमें लिखा हुआ आया सुपर क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, एंड देन सब क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ऐसा लिखा हुआ है. सो ध्यान देने की चीज यहां पे ये है कि यहां पे आपको, जब आपने कंस्ट्रक्टर्स को कॉल किया तो बेसिकली सबसे पहले कॉल तो सब क्लास का ही कंस्ट्रक्टर हुआ, लेकिन सब क्लास के अंदर के कोई, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर के कोई भी स्टेटमेंट चलें उसके पहले कॉल फॉरवर्ड कर दिया गया सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, और सुपर क्लास के स्टेटमेंट चलना शुरू हुए, एग्जीक्यूट होना शुरू हुए, और जैसे ही सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के स्टेटमेंट सारे एग्जीक्यूट हो गए, देन वी केम बैक टू दी सब क्लास का कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आगे आके कहानी कंटिन्यू हुई. ठीक है, चलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि ऐसा प्रोसेस होता है, ये कल समझ में आया. ठीक है, सो बेसिकली वी कैन से वन थिंग. ठीक है, इससे एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि बेसिकली सबसे पहले जब भी आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इनिशियली पहले सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है. सबसे पहले सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, फिर सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है. इस सब क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर होता है सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट. ठीक है, कंटेनमेंट वाली चीज है, किसी तरह का कंटेनमेंट है यहाँ पे. सब क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऐसा समझ लो आप. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर के इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी कैसे? तभी मिलेगी ना जब ऑब्जेक्ट बनेगा. सो बिल्कुल बने, बट वी कैन एक्सेस दीज इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली इन दी सब क्लास, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस करा है. ठीक है, चलो और थोड़े एग्जाम्पल से क्लैरिटी आएगी आगे चल के, डोंट वरी अबाउट इट. अब आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ. कल हमने देखा था कि अगर अभी तो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए सुपर क्लास सब क्लास दोनों में, पर मान लो सब क्लास के लिए पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा, बट वी आर कंसर्न मोर अबाउट सुपर क्लास. मान लो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड होता, तो यहां से ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो कॉल होता वो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो पाता है ऑटोमेटिकली. सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, और उसको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी, जैसा अभी हुआ इस एग्जांपल में. हमने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एस बी इज इक्वल टू सब क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है एक, यहाँ पे सब क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, दोनों पैरामीटराइज्ड हैं. सो ऑब्वियसली जब मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो भी मुझे पैरामीटर पास करना है, तो मैंने करा पैरामीटर पास. फिर जैसे ही सब क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो वो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, पर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो मौजूद ही नहीं है. जब मौजूद नहीं है तो इट विल गिव अस एन एरर. अब एरर आई वहां पे, तो इस एरर को कैसे बचें, कैसे हम एक्सप्लिसिटली सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, कैसे उसको पैरामीटर पास कर सकते हैं. फॉर द पर्पस वी हैव one keyword that is known as super. ठीक है, for the purpose we will again move back to our example that we have seen in our last class. So the example is sim. ये सुपर क्लास बनी हुई, ये सब क्लास बनी हुई, दोनों में कंस्ट्रक्टर है, इसमें भी पैरामीटराइज, इसमें भी पैरामीटराइज्ड. ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको सुपर कीवर्ड लिख के ब्रैकेट्स लगाने हैं. सुपर इज अ कीवर्ड, प्लीज रिमेंबर. जैसे दिस एक कीवर्ड है, एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है, ऐसे सुपर भी एक कीवर्ड है. स्पेशली इनहेरिटेंस के लिए ये चीज पिक्चर में आती है सुपर वाली, तो ये ध्यान रखो. सुपर एक कीवर्ड हो गया,
यूज करके आपको बस ऐसे कॉल करना है. And you need to remember one most crucial and important thing that the call to the super class का constructor, इस तरह से जो statement लिख रहे हो, this is basically a call to the super class constructor. This should always be the first statement in the sub class का constructor. ये सब क्लास का कंस्ट्रक्टर अपना, इसमें ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, दूसरा या तीसरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता. हाँ, इसके पहले सर कमेंट्स आ सकती हैं क्या? Comments are not counted as statements. Comments are totally ignored by the compiler. So that's why definitely you can write comments, but no other statement should precede. ध्यान से सुनना, no other statement should precede the call to the super class के कंस्ट्रक्टर के पहले कुछ भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल अभी देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा. सो पहले तो इसी एग्जाम्पल को अभी मान लो, इसको मैं कमेंट में डालता हूं वापस. पहले तो इसी को कंपाइल और रन करके दिखा रहा हूं इसमें हो क्या रहा है. सॉरी, सबसे पहला एरर है लाइन नंबर 22. ये लाइन नंबर 22 है. इसमें लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर को, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को आपने कॉल किया है और आपने नो आर्ग्यूमेंट वाला कॉल किया, और जबकि उसको रिक्वायर्ड था एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट. देखो ना, सुपर क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर है और वो पैरामीटराइज्ड है. सो हम नॉन पैरामीटराइज वाला कॉल तो कर नहीं सकते, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब क्लास का कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल करता है. सबसे पहला स्टेटमेंट ही वही होता है उसके उसमें. तो वो कैसे कॉल करता होगा? सो वो एक्चुअली बैकग्राउंड में इस तरह से कॉल करता है. ठीक है, अभी देखना, मैं अभी इस प्रोग्राम को वापस कंपाइल रन करता हूं. वी विल गेट द सेम एरर. हमें सेम एरर, सॉरी, वी विल गेट द सेम एरर अगेन. Line number 23, super class cannot be applied to the given types, required था int और मिले no arguments. This proves, कहने का मतलब यहाँ पे ये प्रूव होता है कि अगर हम ये ऐसे explicitly ना लिखें तो भी वो implicitly, ध्यान से सुनना, कौन? सब क्लास का कंस्ट्रक्टर implicitly इस तरह से एक स्टेटमेंट लिख के सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ऑटोमेटिकली करता है. अगर हम ऐसा ना लिखें तो भी करता है. ठीक है, और हमने लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं. सेकेंडली, अब क्योंकि हमें पैरामीटराइज्ड कॉल था यहाँ पे, तो हमें यहाँ से पैरामीटर पास करना पड़ेगा. नहीं करा तो एरर आएगा, ऑब्वियस ही चीज है. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कॉल कर नहीं सकते क्योंकि मौजूद ही नहीं है उस क्लास में. अब देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन सुपर क्लास. ओके, सो अब इसको पैरामीटर क्या पास करूं? लेट मी पास वाई. जो y आया वो ऐसे कैसे मैंने y वापस पास भी कर दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं. सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ टेस्टिंग देख रहे हैं, अभी इसको प्रॉपर तरीके से नहीं देख रहे हैं अपन, वो भी देखेंगे. रन करते हैं. जावा स्पेस कौन सी क्लास रन होगी? ओके, डेमो. सुपर क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल. सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल ऑब्वियसली सुपर क्लास का होना चाहिए था, वो हुआ कॉल. देन सब क्लास के अंदर के स्टेटमेंट चले. ये स्टेटमेंट तो चली गया, इसके बाद चला सब क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल. परफेक्ट, कोई दिक्कत? एरर दूर? अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में नहीं आया तो लेट्स गिव सम मोर ट्राई. कुछ और ट्रायल्स मारते हैं इस चीज पे. एक इंपॉर्टेंट चीज पहले बात कर लूं. जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, दिस टॉपिक इज आस्क्ड ईच एंड एवरी ईयर. 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बनता है. एक प्रोग्राम आता है आपको, एवरी ईयर आपको एक प्रोग्राम आएगा जिसमें आपको इस तरह से आपको बोलेंगे एक सब क्लास बनानी है, सुपर क्लास बनी हुई देंगे और आपको सब क्लास में से इस तरह से कंस्ट्रक्टर में से पैरामीटर, मतलब ये सुपर को कॉल करके पैरामीटर पास करना पड़ेगा. ईच ईयर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. सो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखना, इसमें गड़बड़ मत करना. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. वापस देखते हैं. ठीक है, अब के एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया, पहले सिंपल वाला एग्जाम्पल. लेट्स गो थ्रू दी सिंपल एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में क्या है? सुपर क्लास है, सब क्लास है, दोनों में एक एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. बराबर, कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अब मैं
कंपाइल करता हूँ, ये मैंने कंपाइल करा, ठीक है, कोई एरर नहीं है, मैं रन कर रहा हूँ, रन हो गया, पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल, देन सब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो चीज़ कमेंट में लिखी है ये इसलिए लिखी थी ताकि आपको समझ में आए कि चाहे हम ये लिखें चाहे ना लिखें, वो ऑटोमेटिकली पहले सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, कहाँ से, सब क्लास में से, और फिर अपने सब क्लास के आगे के स्टेटमेंट चल रहे हैं। ये अभी प्रूव हो जाएगा कैसे, मैं इसको अब वापस कंपाइल और रन करता हूँ, तो देखो ध्यान से आप, सेम आउटपुट, सब कुछ सेम चलेगा जैसा प्रीवियस केस में था। ऑब्जर्व इट केयरफुली, स्टडी इट, कोई डाउट हो तो पूछ लो। रूल बस एक ही, द कॉल टू द सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर सब क्लास का कंस्ट्रक्टर। अगर हमने इसको सेकंड स्टेटमेंट कर दिया, मान लो, देखो सेकंड स्टेटमेंट कर दिया मैंने, अब क्या होगा, तो अब ध्यान से देखना, सॉरी एरर देखना आप, तो जो एरर आया, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन दी कंस्ट्रक्टर, क्लियर मैसेज लिख के दिया बेचारों ने। हम लोगों को एग्जाम में हमेशा पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर बनाना है, ये जो एग्जांपल यहां देखा था। सो करना सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपकी चॉइस है, आपको सब क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते टाइम सब क्लास के जिन इंस्टेंस वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करना चाहते हो और सुपर क्लास के भी जिन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना चाहते हो, वो सारे वेरिएबल्स एज ए पैरामीटर लेने पड़ेंगे। तो एक ना लेते हुए आप दो ले लो, यहाँ पे एक्स भी ले लो वाई भी ले लो, दोनों यहाँ पे इनपुट में लो, मतलब सब क्लास का कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर वाला होगा। ध्यान से समझना, देखो एग्जाम्पल, नहीं समझ में आई चीज तो एग्जाम्पल देखते हैं। ओके आगे आ ही रहा है एग्जाम्पल, सो जस्ट वेट। अपने को ये प्रॉब्लम पकड़ में आ गई और सुपर की थोड़ी सी कहानी समझ में आई। अब सुपर को डिटेल में पढ़ते हैं। सुपर कीवर्ड, द सुपर कीवर्ड इज इन जावा इज अ रेफरेंस वेरिएबल। अगेन जैसे दिस एक रेफरेंस वेरिएबल था, ऐसे सुपर इज ऑल्सो अ रेफरेंस वेरिएबल विच एक्चुअली रिफर्स टू द इमीडिएट पेरेंट क्लासेस ऑब्जेक्ट। दिस किसको पॉइंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को, करंट ऑब्जेक्ट, बट सुपर विल रिफर टू दी पेरेंट क्लासेस, इमीडिएट पेरेंट क्लासेस ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसा मैंने बोला था, पढ़ो इसको, ये पहले ही बोल चुका हूं मैं। ठीक है सर? बोलो। सर ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखना है मतलब? नहीं लिखा है क्या, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं लिखा है? लिखा भी हो तो हाउ डज इट मैटर, मतलब उससे अपने को क्या फर्क पड़ेगा बता। सर देखो, जैसे एक नॉर्मल क्लास बनाई तो वो इम्प्लिसिटली सुपर को एक्सटेंड करेगी, सॉरी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करेगी, राइट? बराबर जब मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक सुपर वाला वो उसके लिए भी कॉल होगा, तो बराबर, ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। बिल्कुल तो करेगा। उसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो अपने को तो मतलब कुछ दिखता नहीं है ना नॉर्मली। हाँ तो उसमें इसलिए लिखा पूछा। होगा लेकिन उसमें प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है तो अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, यूजुअली वी डोंट राइट प्रिंट स्टेटमेंट्स इन कंस्ट्रक्टर। हम लिखते हैं क्या, ये तो हमने हमारी फैसिलिटी के लिए, टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग बेटर, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बेटर, हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखे, इसलिए हमको दिख रहा है कि ये चल रहा है। बराबर, ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। पर बाकी यूजुअली कंस्ट्रक्टर में प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत रेयरस्ट पड़ती है किसी जगह पे। सो ऑब्जेक्ट क्लास भी बिल्कुल ऐसा होगा, उसका भी कंस्ट्रक्टर होगा और उसमें कोई कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल। ओके, और ना भी लिखा हो लिखा भी हो, दोनों ही सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, राइट? कुछ डिफरेंस पड़ रहा है अपने को, हाँ सर, पढ़ तो नहीं रहे इसलिए। है ना। सेकेंडली व्हाट यू कैन डू, जो अपनी src.zip है उसमें जाके java.lang पैकेज में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट क्लास, उसमें ओपन करके देखो एक बार।
ठीक है। मैंने देखा तो उसमें तो बस कंस्ट्रक्टर लिखा है और बस ब्रैकेट खोले और बंद कर दिए बस। बस हाँ, तो बस ठीक है, मतलब उससे अपने को क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है हम लोगों को उससे। ठीक है, चलो ओके। ठीक है सर। ओके आगे बढ़ते हैं। यूसेज ऑफ जावा सुपर कीवर्ड। अब सुपर कीवर्ड कहाँ कहाँ काम में आ रहा है, तो एक यूटिलिटी तो ऊपर दिखा दी कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, लेकिन अभी और पढ़ेंगे उसको अच्छे से। उसके अलावा सुपर का यूज, क्योंकि सुपर एक रेफरेंस वेरिएबल है, सो वी कैन डेफिनेटली यूज सुपर टू एक्सेस दी शैडोड या हिडन मेंबर्स ऑफ दी बेस क्लास। क्या बात कही अब कॉन्सेप्ट आया डेटा हेडिंग वाला, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक क्लास है ए जिसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई। एक क्लास बी बनाई, मतलब सब क्लास, जिसमें ए को इनहेरिट करवाया। इसमें भी एक्स और जेड ये दो इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाए। तो जेड तो ठीक था, पर एक्स पहले से हमारे पास में एक्स और वाई, ए क्लास के एक्स और वाई हमारे इसमें आए होंगे, डेफिनेटली आए हैं एक्स और वाई, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों हमारे पास में आए बी क्लास में। सो इस केस में एक्स, इस वाले एक्स ने बी क्लास के एक्स ने ए क्लास के एक्स पे शैडो डाल दी, हाइड कर दिया उसको, बराबर। सो ये लास्ट टाइम हमने टॉपिक छोड़ा था कि अब हम जब भी x लिखेंगे तो किसको एक्सेस करेगा, वो बी क्लास के x को। b का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम x को एक्सेस करेंगे तो b का x एक्सेस होगा, ना कि a का x। सो हाउ टू एक्सेस a क्लास का x। सो लेट्स सी, एक सिंपल सी मेथड बनाई यहाँ पे, इनिशियलाइज मान लो, है ना, बहुत सिंपल बेसिक मेथड है एक। इसके अंदर मैंने x को 50 से असाइन करा, तो कौन सा x 50 से असाइन हुआ होगा, तो ये जो b क्लास का x था ये 50 से असाइन हुआ, b इज x। जब मैंने y इज इक्वल टू 60 लिखा तो y में तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, y तो एक ही था, तो a क्लास का y था, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 60। z ये भी सिर्फ b क्लास में ही है, एक ही कॉपी है, तो z इज इक्वल टू 70, इसमें भी कोई इशू नहीं है। दिक्कत गई x के लिए, हमें अब करना है सुपर क्लास के x को इनिशियलाइज कैसे करें, तो यू कैन राइट सुपर डॉट एक्स इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहां पे आपने जब ये x लिखा तो यहां पे बाय डिफॉल्ट अपने आप दिस डॉट एक्स है वो, जब z लिखा तो दिस इज बाय डिफॉल्ट दिस डॉट जेड, जब आपने y लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली कर दिया सुपर डॉट वाई। आप चाहे करो चाहे मत करो, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है वाली कहानी। ठीक है, सो एग्जाम्पल अगर समझ में ना आया, वापस से इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, तुम लोग देखो एक एक बार। देन लेट मी शो यू विथ रैम डायग्राम। मतलब अगर अपने को ए का एक्स प्रिंट करना है तो अपने को ये सुपर डॉट एक्स ही लिखना पड़ेगा प्रिंटर में। एग्जैक्टली exactly. जैसे एग्जाम्पल, मैं यहां पे अब एक डेमो क्लास बनाता हूं। पहले तो इसको समझ लेते हैं तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा, ठीक है, पहले जितना है उतनी चीज समझे। इस चीज में यहां पे आपको ये समझना है, देखो अब यहां पे क्या होगा, जब भी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ मेमोरी एलोकेट होगी, बराबर। तो किसको मेमोरी मिलेगी, तो सबसे पहले एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा x, एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा z। इसके बनने से पहले ए क्लास के मेंबर्स बनेंगे, तो इसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो ये रहेगा x और ये रहेगा y। ठीक है, अब अगर यहां पे ये मैंने x डिफाइन नहीं किया होता, ये मैंने x डिफाइन नहीं किया होता और मैं x इज इक्वल टू 50 लिखता, सो बाय डिफॉल्ट वो a क्लास के x में 50 असाइन कर देता। ठीक है, लेकिन अब हमने डेटा हाइड कर दिया, a क्लास में भी x है, b में भी x है, तो अब मैं जब इनिशियलाइज वाली मेथड में आया
दिस इज अ नॉन स्टेटिक मेथड and these all are instance variables या non static variables. So I am able to access them directly from this initialize वाली method. How? ये हमने पहले भी देखा है कि जो initialize वाली method है ये non static है. non static method के पास एक this नाम का reference variable automatically available हो जाता है. So यहाँ पे भी available है. यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं लिखा तो भी उसने by default this dot x कर दिया और this dot z कर दिया. y तो इसके अंदर है नहीं तो उसने यहाँ पे नहीं था तो उसने सुपर डॉट वाई कर दिया. उसने ऑटोमेटिकली ये करा है. ठीक है. तो अगर हम चाहते हैं ए के एक्स को एक्सेस करना तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, सुपर डॉट एक्स. अब आप एक्सप्लिसिटली लिखो, बस कहानी इतनी. इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है. इस एग्जाम्पल को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं. कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ रन नहीं हो रहा है, अभी रन करके नहीं देख पा रहे हैं. सो लेट्स ट्राई टू रन. डेमो क्लास बनाई, लेट्स राइट अ मेन मेथड. मेन मेथड में अपन क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी का. ठीक है. ए का तो ना बनाऊं, बी का ऑब्जेक्ट बनाना है अपने को. ए का तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बनेगा ही एक. सो बी obj b इज इक्वल टू न्यू, ये ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने लिखा obj b डॉट इनिशियलाइज. इनिशियलाइज हो गया. प्रिंट करवा के देखना चाहता हूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. कितने, 4 मेंबर्स हैं तो 4 बार प्रिंट एलन लिखूं. क्या लिखूंगा, obj b डॉट x. लेकिन जब मैं ऐसे लिखता हूं तो ये obj डॉट एक्स, बाहर से हमारे पास में कोई रास्ता नहीं, बाहर कोई सुपर तो है नहीं. सुपर अवेलेबल होगा सिर्फ आपको कहां पे, सिर्फ सब क्लास के अंदर. बी एक सब क्लास है. इस सब क्लास के अंदर जो नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं, सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड्स के पास ही सुपर अवेलेबल है. जैसे कि दिस कहाँ होता है, दिस भी सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड के पास होता है. ऐसे सुपर भी सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड्स के पास अवेलेबल है, वो भी सिर्फ सब क्लास की. बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसके एक्स को, ए के एक्स को. ठीक है. सो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ और ये रन कर रहा हूँ. ठीक है. ये 50, 60, 70 ये जो प्रिंट हुए, ये जो मैंने प्रिंट करे, ये ऑब्वियसली किसके, देखो मैंने 50 किस में असाइन करा था, एक्स में, इस वाले एक्स में. दिस डॉट एक्स लिखा है मतलब इस वाले एक्स में. सुपर क्लास के एक्स में तो हमने असाइन करा है 60. इसको चेंज कर देता हूं, मान लो 100. तो 100 तो कहीं आ ही नहीं रहा है वैसे भी अपना. दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट. ठीक है. तो उसको एक्सेसिव कहां से कर सकते हैं, सब क्लास के अंदर से, क्योंकि वो शेडो हो गया है, हाइड हो गया है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट. ओके. चलो. तो सर, हाँ बोलो. जैसे सर आपने बोला था कि जब बी का ऑब्जेक्ट बना, मतलब सब क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना, तो उसमें मेंबर्स तो सारे हैं, मतलब एक्स तो वहां भी है. हाँ है ना, उसका सुपर क्लास वाला 100% है, बिल्कुल है. हाँ. तो सर जब हम obj डॉट बी को चला रहे हैं, obj बी को, तब वो कैसे बता रखा है कि वो उस वाले एक्स की बात कर रहे हैं, इस वाले की, क्योंकि अपन उसको डिफाइन तो उसको भी करा हुआ है. देखना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा वो लोकल को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है एज कंपेयर टू एनी अदर. एक चीज़ ये ध्यान रखो, हमेशा लोकल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी. सो सबसे पहले उसने कहाँ देखा एक्स कहाँ है, क्या बी क्लास में अपनी, मतलब जो बी जिसका ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट की बात चल रही है उसी के अंदर कोई एक्स है क्या, यस. तो उसको एक्सेस कर लेगा दिस लगा के. ठीक है. अगर आपने सुपर क्लास तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सुपर क्लास वाला क्या हो गया, हिडन हो गया है. इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा. हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर से करके दिखाऊं. एक्सेस कैसे इसके अंदर से कर पाएंगे, लेट्स सी. यहां पे अब एक मैं मेथड बताता हूं, पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल. अब इस प्रिंट वाली मेथड में वी विल बी एबल टू एक्सेस ऑल. हम सबको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सुपर कीवर्ड अवेलेबल है वहां पे. ठीक है. कैसे करें, तो ये हमने लिखा system.out.println
सबको एक्सेस करके नहीं दिखा रहा हूं, यहां पे से सुपर डॉट एक्स एक्सेस कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सबको भी अपन कर सकते हैं इसी तरीके से। यहां से कॉल करा, इनिशियलाइज कॉल हो गया। इनिशियलाइज के बाद लेट्स कॉल प्रिंट ऑल। ये प्रिंट ऑल को कॉल कर दिया। ठीक है, इन दिस वे 100 आ गया। आर वी एबल टू एक्सेस आर्यन? हाँ सर। है ना, बाहर से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर से क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैं obj.x लिखता हूं तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देता है, ये जो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू अपन x को एक्सेस कर रहे हैं, ये किसका रेफरेंस वेरिएबल है, ये b टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है। तो वो सबसे पहले किसके x को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, वो b के x को रेफर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चीज समझ में आई? हाँ सर। ओके, परफेक्ट। अब देखो, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूं, देखना चाहें वो लोग देखें बस। मेरे को फिर भी क्या करना था, मेरे को ओबीजे बी का यूज करके ही, मतलब बाहर से मैं एक्स को एक्सेस करना चाह रहा हूं, सुपर क्लास के एक्स को। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है उसका टाइप कास्ट कर दो, उसको बी की जगह उसको ए टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बना दो, और अब जब मैं डॉट एक्स करूंगा तो इट विल बी एबल टू एक्सेस सुपर क्लास का वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्सेस हो गया, देखो 100 आ रहा है लिखा हुआ। वापस कंपाइल रन करता हूँ, एक ही बार आएगा। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट्स अपने, इन चारों का आउटपुट। कंफ्यूजन कुछ? सर ये कंपैटिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी सर? सुपर क्लास सब क्लास में कंपैटिबिलिटी होती है। यू कैन यूजुअली टाइप कास्ट सब क्लास का ऑब्जेक्ट इन विद अ सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट। वैसा वर्षा भी? कोई सा भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट को सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट में टाइपकास्ट किया जा सकता है। ये चीज हम अभी नहीं आज सर, मतलब उल्टा भी चलेगा कि सुपर क्लास के को अपन नहीं 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 नहीं, उल्टा नहीं सब चलेगा। क्लास बना दो? हाँ, ओनली सब क्लास के लिए चलेगा। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे और अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को अगर ध्यान हो अभी इस बारे में और बात करनी है। हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे इफ़ यू कैन रिकॉल, अभी हमने एक रिसेंटली एक मेथड पढ़ी थी अपेंड। अपेंड मेथड थी बफर्ड, सॉरी स्ट्रिंग बफर वाली क्लास में। उसमें जो अपेंड मेथड थी, उस अपेंड मेथड में एक ऐसी अपेंड मेथड थी जो ऑब्जेक्ट टाइप की पैरामीटर लेती थी। दैट मीन्स कि हम उसको किसी भी टाइप का रेफरेंस पास कर सकते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबकी सुपर क्लास है। सो किसी भी रेफरेंस को सुपर क्लास के रेफरेंस में टाइपकास्ट किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत घबराओ, सही वक्त सही समय हर चीज का आएगा, एंड वी विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। ठीक है, उस चीज को समझेंगे, एंड द टॉपिक विल बी पॉलीमॉर्फिज्म। उस पॉलीमॉर्फिज्म में समझाना रहेगा मुझे, वो सिलेबस का पार्ट है, एग्जाम में कभी नहीं पूछते। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक टू अंडरस्टैंड। आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, बट एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। और ये वाली चीज भी एग्जाम में नहीं आने वाली, ये टाइप कास्टिंग, ये सब नहीं है अपने को सिलेबस में। ठीक है, आपको तो सिर्फ इतना समझना था कि ये शेडो और ये वाली चीज होती है, और आपको अगर सब क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को अगर एक्सेस करना है विद इन दी सुपर क्लास, सॉरी सुपर उल्टा बोल दिया, सुपर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को जिसको हम हाइड कर चुके हैं सब क्लास में, उस सब क्लास में अगर आपको सुपर क्लास वाले को एक्सेस करवाना हो तो वी हैव दिस सुपर कीवर्ड। टॉपिक है सुपर कीवर्ड, कि सुपर कीवर्ड क्या काम का है, तो वो काम उसका समझ में आ गया। ऐसे ही आप इस सुपर का यूज करके, इस सुपर कीवर्ड का यूज करके सुपर क्लास की कोई सी मेथड को भी कॉल कर सकते हो, जो मेथड आपने यहां पे हाइड कर दी। कैसे हाइड कर दी, आपने क्लास बी में भी एक मेथड बना दी सेम नाम की जो क्लास ए में थी। एग्जाम्पल, लेट्स मूव अहेड। ओके, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया, सो मैं आपको एग्जाम्पल डायरेक्टली दिखा देता हूँ यहाँ पे करके। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड शो। प्रिंट ऑल ही बनाते हैं ना, अपने पास प्रिंट ऑल नाम की मेथड अपने नीचे भी बना रखी है, ये प्रिंट ऑल मेथड।
एक्सट्रीमली सॉरी। अब आप लोग देखें यहाँ पे प्रिंट ऑल एक मेथड बनाई, जो नीचे अपनी सब क्लास मतलब बी वाली क्लास में अपन जो प्रिंट ऑल मेथड है उसमें हम सबको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रिंट हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले कराते हैं दिस डॉट एक्स, देन सुपर डॉट वाई। अच्छा, सुपर लिखने की ज़रूरत नहीं वाई के लिए, और एक्स के लिए भी यहाँ पे दिस लगाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली दिस डॉट ही यूज़ करेगा सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद लेट्स प्रिंट z, इसमें भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो शेडो हुआ था सुपर डॉट एक्स वो यहाँ पे लिख दिया। अब चीज़ ये है कि ऐसी की ऐसी मैंने प्रिंट ऑल मेथड ऊपर भी बनाई, उसमें सिर्फ मैं x और y को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, अब क्योंकि x और y इस प्रिंट ऑल में मेथड में प्रिंट हो ही रहे हैं, तो मैं यहाँ पे x और y के लिए स्टेटमेंट क्यों लिखूँ? सुपर डॉट एक्स या तो ऐसे लिख दूँ मैं, या तो मैं ऐसे लिखूँ तो सुपर के x और y प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इसके अलावा व्हाट कुड आई हैव डन इज यहाँ पे प्रिंट ऑल मेथड को कॉल कर देता, लेकिन प्रिंट ऑल मेथड को जब इस तरीके से कॉल करूंगा तो कौन सी प्रिंट ऑल कॉल हो जाएगी? यही वाली, तो ये तो यहाँ रिकर्शन हो गया। सो हम चाहते हैं कि सुपर क्लास की प्रिंट ऑल कॉल हो और उसके अंदर से एक्स और वाई प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे हमने कर दिया सुपर डॉट प्रिंट ऑल। अब आप ये दो स्टेटमेंट चाहो तो अलग हटा दो क्योंकि वो सारा काम ये कर देगा, और चाहो तो उसको रहने दो। अपन सिर्फ इसको कंपाइल और रन करके देख रहे हैं और प्रिंट ऑल करके देख रहे हैं कि क्या होता है ऐसे केस में। एग्जाम्पल तो नहीं देखना वापस किसी को, एक बार ध्यान से देखना हो तो यू कैन रेफर इट। दो प्रिंट ऑल मेथड है अपने पास में, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, थोड़ा फोकस कर लो, लेकिन एक साथ दिख जाएगा सब। सर बिल्कुल ब्लर्ड हो गया है। ओके ठीक है, अभी बराबर दिख रहा है। चलाएं हम। अब जब मैं प्रिंट ऑल चलाऊंगा तो पहले ये प्रिंट ऑल मेथड चलेगी, इसके एक्स और जेड प्रिंट हो जाएंगे जो इसी क्लास के हैं, एक्स और जेड। एक्स और जेड की वैल्यू है, एक्स की है 50, जेड की है 70, ये आ जाएगा। फिर सुपर क्लास का एक्स और वाई चलेगा, तो सुपर क्लास का एक्स है 100 और वाई है 60, तो 100 और 60 प्रिंट होगा। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सेफ साइड रहते हुए 200 कर देता हूँ तो बेटर दिखेगा, 100 200 प्रिंट होगा। ठीक है, और प्रिंट ऑल को भी कॉल करा तो ये वाली प्रिंट ऑल चलेगी। ठीक है, वो वाली प्रिंट ऑल चली तो दो बार 100 और 200 प्रिंट हुआ, एक बार तो इसके कारण और एक बार इसके कारण 100 200 प्रिंट हुआ। सो सुपर का यूज समझ में आया, शैडो की हुई चीजों को एक्सेस करना, सुपर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए अपने को फैसिलिटेट करता है सुपर कीवर्ड। ठीक है सर, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ आई वुडंट हैव यूज्ड सुपर हियर? अगर हम यहाँ सुपर यूज नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली दिस लगा देता। क्यों लगा देता? क्योंकि प्रिंट ऑल मेथड ये खुद ही है, यहाँ पे ये इसी क्लास में है। तो इस केस में इट वुड हैव बिकम अ रिकर्शन। रिकर्शन भी ऐसा बनता कि जो कभी ब्रेक नहीं होता, जो चले जाता। ठीक है, ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। रिकर्शंस हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे। ये एक जगह जाके फेल हो जाएगा, एरर दे देगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वो रिकर्सिव कॉल्स नहीं कर सकता। ठीक है, उस चीज़ को रिकर्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर ये क्यों और कब जाके ब्रेक होता है। ठीक है, चलो। सो इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो लेट्स मूव। ये देखो क्रैश हो गया, ये अपने आप क्रैश हुआ, मैंने क्रैश नहीं करा है। एक लेवल पे जाके ये अपने आप को क्रैश कर देता है, इससे ज़्यादा कॉल्स रिकर्सिवली नहीं हो सकते। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई। इस प्रिंट ऑल ने भी
ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। अब अपन देख रहे हैं सुपर का यूज करके कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं अब अपन, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक करा, ये अपन एग्जांपल पहले ही देख चुके हैं, है ना, कंस्ट्रक्टर को कैसे इन्वोक करना। तो यहाँ पे देखो एक सुपर क्लास बनी, एक इंस्टेंस वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है उसी क्लास का जो उसी को इनिशियलाइज कर रहा है, इस इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा। कैसे, यहाँ लिखा a इज इक्वल टू एक्स, ठीक। इसके बाद व्हाट वी हैव डन, अब हमने एक और सब क्लास बनाई, एक्सटेंड करवाया सुपर क्लास से, इसमें भी एक a बनाया, डेलिबरेटली मैंने a नाम से बनाया। मैं चाहता तो यहाँ b बना सकता था, लेकिन तब आपको कॉन्सेप्ट हजम नहीं होता। सो अभी मैंने इसका भी नाम ये रखा, तो अब इस a ने शेडो कर दिया इस सुपर क्लास के a को, ठीक, हाइड कर दिया उसने उसको। ओके, नाउ व्हाट वी नीड, अब हम लोगों को अगर सब क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसको कितने पैरामीटर्स देने चाहिए हमें कायदे से। अगर एक पैरामीटर देंगे तो वो एक तो सिर्फ इस इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर पाएगा, जब दो देंगे तभी तो एक इसको कर पाएगा और दूसरा सुपर क्लास वाले ए के लिए जाएगा। सो वो कैसे कर सकते हैं, सो हमने सब क्लास का जो कंस्ट्रक्टर बनाया वो 2 पैरामीटर वाला बनाया। आपको एग्जाम में भी ऐसा करना पड़ेगा, 2 पैरामीटर वाला बनाओगे। एक पैरामीटर इसमें से जो सा भी आपको लगता है, जो भी आपने डिसाइड करा वैसा एक पैरामीटर आप पास कर दोगे सुपर को, ये पास कर दिया, ठीक है। दूसरे को आप यहीं पे इसी के ए में इनिशियलाइज करने के लिए काम में ले लिया, बराबर। इतनी चीज समझ में आई। हमें सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही नहीं पड़ता, हम लिख सकते थे सुपर डॉट ए इज इक्वल टू वाई, तो हमारा काम यहां पे हो जाता ना, सुपर डॉट ए इज इक्वल टू वाई लिखने से। कोई गड़बड़ दिख रही है इस चीज में, क्या दिक्कत जाती अगर ऐसा लिखते तो अपन कंस्ट्रक्टर को नहीं पास करते अपन सुपर वाई। सर फिर तो पैरामीटर खाली रह जाता ना। एग्जैक्टली दिक्कत ये जाती कि हम इनिशियलाइज तो कर सकते हैं सुपर क्लास के मेंबर्स को सब क्लास में से, इसमें कोई इशू नहीं है, यू कैन डेफिनेटली इनिशियलाइज देम, बट सुपर क्लास में जो कंस्ट्रक्टर था वो पैरामीटराइज्ड था, राइट। ये सुपर क्लास जो है इसमें जो कंस्ट्रक्टर है दैट इज पैरामीटराइज, तो इसको तो पैरामीटर पास करना कंपलसरी है। आप नहीं करते, यहां से सुपर डॉट वाई नहीं लिखते तो वो यहां पे सुपर और ब्लैंक मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता, जो है ही नहीं उसमें, और एरर आ जाती। इसलिए हमें यहां से लिखना पड़ा, एक पैरामीटर तो पास करना पड़ा। सो अब एक थंब रूल ध्यान रखें, रूल ऑफ थंब ये है कि आपको जब सब क्लास बनाते हो उसमें जितनी इंस्टेंस वेरिएबल है उन सबको इनिशियलाइज करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स लेते हो। सो अगर यहाँ एक पैरामीटर है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है, तो आप एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाते हो। ऐसे ही अब आपको साथ में 2 क्लासेस का ध्यान रखना है, दोनों क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के जितने आपको पैरामीटर्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, एक इसका एक उसका, तो 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना है आपको, तो 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाना रहेगा। और बाकी चीज अच्छे से समझ में आएगी जब अपन प्रैक्टिकली एग्जाम में, मतलब एग्जाम में जो आता है उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अभी सिमिलैरिटी और डिफरेंस सुपर और दिस के बीच में बहुत ध्यान से देखना, क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है। बोथ आर कीवर्ड, सबसे पहली चीज सिमिलैरिटी ये हो गई। बोथ आर इंप्लिसिट रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट, इंप्लिसिट मतलब आप नहीं बनाते हो। बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, आप उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज, ठीक है। बोथ आर कीवर्ड्स, बोथ आर इंप्लिसिट एंड बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सिमिलैरिटी समझ में आ गई। अब डिफरेंस दोनों के बीच में, सुपर इज यूज टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास बेस क्लास, दिस इज यूज टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द करंट क्लास। सुपर इस तरीके से लिख के हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, और दिस को इस तरीके से लिख के हम इसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया होता मैंने आपको रिवीजन के समय, तो आपको आज ये चीज ध्यान नहीं आती। हमने रिवीजन के टाइम पे पढ़ा है 10th क्लास के टॉपिक में, कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक जब पढ़ रहे थे, कि हम सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, मतलब एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है दिस का यूज करके। आर यू एबल टू रिकॉल? यस? अरे किसी को भी ध्यान नहीं आ रहा क्या? सर क्या क्वेश्चन है?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ही नहीं आई। चलो अब सब लोग मुझे बताएं, ये दिस वाली चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं राइट, कि हमें हमारी एक ही क्लास की, सेम क्लास की बात है, एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, सो हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। ये हमने पहले पढ़ा है। आर यू एबल टू रिकॉल? यस। यस सर। है ना? ठीक है। तो ऐसे ही सुपर इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास एंड दिस इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास, इसी क्लास का। सो सुपर इज अ रेफरेंस टू सर द, आपने इसमें बेस क्लास लिखा है। सॉरी, हाँ बेस क्लास मतलब सुपर क्लास। सुपर रिफर्स टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ, सुपर रिफर्स टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास या सुपर क्लास, बात एक ही हुई राइट। यहां पे बेस लिखें या सुपर लिखें, बात एक ही हुई, ठीक। जबकि दिस रिफर्स टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ वेरी क्लास वेयर यू आर राइटिंग दिस कोड, मतलब सेम क्लास, इसी क्लास की बात चल रही है। कंफ्यूजन कुछ? नो सर। सुपर इज रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट टाइप्ड एज द पेरेंट क्लास। सुपर एक रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, एक तरह का रेफरेंस वेरिएबल नहीं बोलेंगे, सॉरी। सुपर इज अ रेफरेंस टू दी सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जो रेफरेंस है इसका टाइप क्या है? इसका टाइप वही होगा जो सुपर क्लास है। सुपर क्लास जैसे कि मान लो सुपर क्लास है बी, या सुपर क्लास का नाम है ये सुपर क्लास, तो उस ये किस टाइप का रेफरेंस है? सुपर क्लास टाइप का रेफरेंस है। और दिस किस टाइप का रेफरेंस है? दिस इज अ रेफरेंस ऑफ सब क्लास टाइप, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, भले ही आप सुपर का यूज कर पा रहे हो और इसका यूज करके आप जो सुपर क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सकते हो, बट यू कैन ओनली एक्सेस सुपर क्लास के इनहेरिटेड मेंबर्स। सिर्फ जिनको इनहेरिट करा है सिर्फ उन्हीं को एक्सेस कर सकते हो, मतलब यू कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स या मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास। इनहेरिट किस किस को करा है हमने? हमने पब्लिक मेंबर्स करें, प्रोटेक्टेड मेंबर्स करें और डिफॉल्ट मेंबर्स करें, अगर सुपर क्लास और सब क्लास दोनों सेम पैकेज में है तो, ठीक है। तो सुपर का यूज करके हम क्या कर पाएंगे? सुपर का यूज करके वी विल ओनली बी एबल टू एक्सेस दी, सुपर का यूज करके वी विल ओनली बी एबल टू एक्सेस दी पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। वी कैन नॉट एक्सेस दी प्राइवेट मेंबर्स सुपर का यूज करके। जबकि दिस का यूज करके हम इस क्लास के सारे मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि दिस तो इसी क्लास में है ना, इसी क्लास में अवेलेबल है और इसी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हो, तब तो सभी को कर पाओगे। पर सुपर का यूज करके आप सिर्फ किस किस को कर सकते हो? सुपर का यूज करके आप सिर्फ इनहेरिटेड मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाओगे। ये कहानी क्लियर? तो सर प्राइवेट मेंबर्स को मेमोरी मिली कि नहीं मिली? एग्जाम्पल, अभी मानो इसी एग्जाम्पल में मैंने y को बना दिया होता प्राइवेट, y इज प्राइवेट। सो पहली चीज, y को हम यहां पे एक्सेस नहीं कर पाते, सबसे पहली चीज। बाहर भी एक्सेस नहीं कर पाते, यहां पे भी नहीं कर पाते, बाहर से तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हम यहां पे कहीं भी y को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या y को मेमोरी मिली होगी कि नहीं मिली होगी? सो 100% y को मेमोरी मिली है, ये चीज ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। ये चीज सब लोग ध्यान रखेंगे। y को 100% मेमोरी मिली है, ऑब्जेक्ट बना है और भले वो प्राइवेट है पर y को मेमोरी जरूर मिली। कोई कंफ्यूजन यहां तक? सर बस एक बात पूछनी थी बोलो। कि जो सुपर जो रेफरेंस है वो अपने को सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड्स में ही अवेलेबल रहेगा कि स्टैटिक में भी? सिर्फ नॉन स्टैटिक में, स्टैटिक में नहीं रहेगा। जहां जहां दिस अवेलेबल है ना, वहां वहां पे सुपर अवेलेबल है। देखो स्टैटिक ओके का, सर। स्टैटिक की तो सिंपल कहानी है। एक स्टैटिक मेथड जो होती है आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पे ये प्रिंट ऑल वाली मेथड जो है ये मैंने स्टैटिक कर दी होती, और अब मैं यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और मैंने डायरेक्टली लिख दिया बी डॉट प्रिंट ऑल, सो डेफिनेटली आई कैन कॉल इट, क्योंकि प्रिंट ऑल कैसी मेथड है? स्टैटिक। इफ इट इज स्टैटिक आई कैन डेफिनेटली कॉल इट। लेकिन
मैं उसको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं, अब मैंने कर लिया कॉल, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इंस्टेंस वेरिएबल जिंदा ही नहीं हुए। जब इंस्टेंस वेरिएबल जिंदा ही नहीं हुए तो मैं एक्स जेड एक्स और वाई इन सबको एक्सेस कैसे करूं? कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना तो इंस्टेंस वेरिएबल ही नहीं बने। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, चलो ओके परफेक्ट। इस चीज को आज यहाँ पे खत्म करते हैं। द नेक्स्ट बिग टॉपिक विल बी पॉलीमॉर्फिज्म। सिलेबस में है पर इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। दिस इज, मैंने जैसे आपको कहा था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक बार पढ़ के देख सकते हो। मैंने सफिशिएंट इनफ एग्जांपल्स दिए हैं, 4 एग्जांपल्स हैं इसमें। इन 4 एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको बहुत अच्छे से वैसे क्लियर होना चाहिए सब कुछ। सो एक बार खुद से भी पढ़ के देखना, ठीक है? अच्छा है, एक बार खुद से पढ़ के देखोगे तो कल जब यहाँ आएंगे एटलीस्ट दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और मैं जब पढ़ाऊंगा तो वो क्वेश्चंस आपके क्लियर हो पाएंगे, ठीक है? चलो, तो आज की कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं। सी यू टुमारो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।